हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम हमारी क्लास में। क्या मैं लाइव हो चुका हूँ? जी हाँ, मैं लाइव हो चुका हूँ। आप सबका स्वागत दोस्तों हमारी क्लास में। और आज बैंकिंग अवेयरनेस का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं तो दोस्तों स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए? स्टार्टिंग होनी चाहिए हिस्ट्री से, ठीक है, ताकि आप लोग पहले समझें कि हमारे देश में बैंक का इतिहास क्या है। तो बैंकिंग अवेयरनेस का ये सेशन हमारा चलेगा रेगुलर बेसिस पर और हम क्लास प्रॉपर लेते रहेंगे इस पर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कौन सा? हिस्ट्री ऑफ बैंक्स इन इंडिया। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको उसका इतिहास पता होना चाहिए। इतिहास आपको मालूम रहता है तो आपके लिए बेटर होता है टू अंडरस्टैंडिंग ऑल द होल टॉपिक, पहली बात। दूसरी बात, इतिहास पढ़ना बड़ा बोरिंग होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को याद किया सुबह सफ़ा। कहने का मतलब थोड़ा बोर होता है, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, कितना पढ़ ले यार, है ना। तो हिस्ट्री टॉपिक हमेशा बोर होता है। लेकिन अब बात यह है कि हमको पढ़ना तो है ही एग्ज़ाम के लिए, और वैसे भी इतिहास हिस्ट्री ऑफ बैंक से हमेशा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ बैंक से क्वेश्चन पूछा गया आपका। हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पीएनबी के ऊपर, या फॉर एग्जांपल नेशनलाइजेशन के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। तो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब हिस्ट्री ऑफ बैंक्स लोग सोचते हैं एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन बनेगा तो हिस्ट्री ऑफ बैंक एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन बनना है कम है क्या? एक क्वेश्चन बनना है कम है, आपको पढ़ाई करनी है। अगर ऐसे आप सोचोगे बस एक, तो बस एक क्वेश्चन पूछते हैं डिफेंस से, बस एक क्वेश्चन पूछते हैं ऑबिचुरी से, बस एक क्वेश्चन पूछते हैं अवार्ड से, सब छोड़ते जाओ ना। तो बस एक करोगे तो कुछ नहीं होगा फिर, है ना। पढ़ना पड़ेगा पूरी चीज़ें। चलिए, यहाँ पे देव बोले मज़ा आ रहा है। अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की भाई, तो ये मज़ा क्यों आ रहा है? ये बताओ, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक्स इन इंडिया की बात करें दोस्तों, देखो मैं तो बड़ा छोटा सा एजुकेटर हूँ यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए। बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं, यूपीएससी लेवल तक ये टॉपिक चलता है हमारा, ठीक है। क्योंकि ये इकोनॉमी का पार्ट है। एसएससी हो गया आपका, रेलवे हो गया, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हिस्ट्री ऑफ बैंक से। तो ये मत सोचिए आपकी केवल यहीं पर, ये इकोनॉमिक्स है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। तो जिस जगह पे इकोनॉमी आती है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस भी आती है, तो हिस्ट्री ऑफ बैंक से क्वेश्चन वहाँ बनते हैं। तो आपको पहले ये भी देखना पड़ेगा, अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड करना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा था, आप चाहें तो विकिपीडिया पर हिस्ट्री ऑफ बैंक्स का टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ है, आप चाहें तो किसी बुक से पढ़ लें या किसी क्लास से पढ़ लें। लोग बड़े डीप में पढ़ाते हैं इसे, बड़े थरोली पढ़ाते हैं इसे। मुझे लगता है कि आपको उतना डीप में नहीं पढ़ना होता, आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है हिस्ट्री ऑफ बैंक्स का, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर फॉर्म में, हम उसकी बात करेंगे। फिर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, हम सबकी बात करेंगे। हम भी काफ़ी थॉरो पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़े जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों से दोस्तों। और बात हमारी क्या है भाई, बात करने से ही बात बनती, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो अनअकैडमी स्पेशल पे हमारी ये क्लास होती है करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ की, आज भी होगी रात 10 PM पे इस क्लास को आप करेंगे। ये मेरी प्रोफाइल है, अभिजीत मिश्रा मेरा नाम है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे अनअकैडमी जो भी होंगे, चाहे वो फ्री चाहे वो पेड। दोस्तों ये हमारा शेड्यूल है। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? एमसीक्यूज़ ऑन हिस्ट्री ऑफ बैंक्स कल हम पढ़ने वाले हैं शाम को 7 बजे, याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा मेरा खुद का अपना बैच आ रहा है, 13 से लाइव हो रहा है, और 13 से लाइव हो रहा है फॉर द करंट अफेयर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल, जिसमें जी 50 नंबर की आएगी, और IBPS PO मेंस जहां पर जी 40 नंबर की आएगी। ध्यान रखना मेरी बातों का, ठीक है। तो 13 से बैच लाइव हो रहा है, करंट अफेयर्स का बैच है दोस्तों। शाम को 5 बजे हमारी क्लास होगी। अगर इस बैच में आप एनरोलमेंट चाहते हैं तो हमारा कोड क्या है? AVP10 कोड लगाइए और नंबर पाइए एग्जाम में। अभी जो एग्जाम्स हुए हैं आपको पता है कि हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छे से पूछा गया है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर आप जैब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे कोर्सेज हैं। आपसे अच्छी बात क्या है दोस्तों? अच्छी बात यह है कि अच्छा हाँ, आज हमारा एक चैनल है अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उस पर मैं पहली क्लास ले रहा हूँ अभी 8 बजे रात में फॉर द बैंक एग्जाम, मतलब PV का पहला क्लास ले रहे हैं। अगर आप में से कोई लोग जैब वैब की तैयारी कर रहे हैं तो उस क्लास को देख लीजिएगा। आपके लिए अच्छी खबर ये कि 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है आपको, और ये केवल 14 अक्टूबर तक मिलेगा। 11 आज से शुरू है। तो अगर आप अनअकैडमी को परचेस करते हैं तो आपको इस समय 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ बैंक्स। मैंने फिर से बोलता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को याद किया सुबह सफ़ा। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम यहाँ बेवफा नहीं होने देंगे। हम जैसे से पढ़ाएंगे वैसे पढ़िएगा।
आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्लियर होगा। तो आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन है कि भैया हमारे देश में पहला बैंक कौन सा बना था? हमारे देश में पहला बैंक कौन सा बना था? सही क्वेश्चन है। हमारे देश का पहला बैंक कौन सा था? तो पहला बैंक जो था वो हम क्या बोलते हैं? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर मेरे कोई भाई बहन जो हिंदी लैंग्वेज में देख रहे हैं तो आप बैंक ऑफ हिंदुस्तान हिंदी में लिख लीजिए। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सॉरी इंडिया नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? ठीक है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1770। अब आप में से बहुत लोग के मन में डाउट ये आ रहा होगा कि सर क्या हमें एस्टैब्लिशमेंट ईयर पढ़ना है? जी हाँ पढ़ना है, सबका नहीं पढ़ना है बट कुछ का पढ़ना है। जिसका पढ़ना है बता दूंगा आपको, ठीक है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारे का पहला बैंक था, याद रखिएगा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, हमारे देश का दूसरा बैंक कौन सा था? हमारे देश का दूसरा बैंक, सेकेंड बैंक कौन सा था? देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें जो वो होते हैं वायरस मतलब प्रोफेसर, वो क्या बोलते हैं कि भाई चांद पे आने वाला पहले व्यक्ति का नाम सबको पता है, दूसरे का नाम किसी को नहीं पता होता। उनका कहना यह था कि जो व्यक्ति सेकंड आता है या थर्ड आता है उसका नाम कोई नहीं जानता है। तो वो डायलॉग था, यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा। भारत का दूसरा बैंक कौन सा था? तो भारत का दूसरा बैंक जो था दोस्तों, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है ये भी आपको याद रखना है। और क्या है दोस्तों, क्या मेरे कोई भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें ये पता है? हाँ, कुछ लोगों को पता है भैया, गुस्सा है कुछ लोग, बता रहे हैं 1786। तो भारत का दूसरा बैंक जो है वो 1786 में स्टैब्लिश हुआ था। नाम क्या है? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। आप बोलेंगे सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इन बैंक को स्टैब्लिश किसने किया भाई, किसने बनाया इस बैंक को? देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों तो एक टर्म होता है, एक शब्द होता है जिसे आप लोग जानते हो एफडीआई के नाम से। एफडीआई का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में निवेश करती है, हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आती है, इसे हम क्या बोलते हैं? एफडीआई बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टेलीफोन होगा ना, मोबाइल फोन, आप कौन से ब्रांड का फोन यूज करते हैं? कमेंट करिए यहाँ पे। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या मतलब आप कौन सा यूज करते हो, जैसे बताना जरा मुझे, आप कौन सा ब्रांड यूज करते हो मोबाइल का? एप्पल करते होगे, वीवो करते होगे, ओप्पो करते होगे, रेडमी करते होगे। इन चाइनीज़ फ़ोन ने तो भाई ज़िंदगी छीन ली है। जब मेरे दोस्त अपना फ़ोटो लगाते हैं ना तो मैं देखता हूँ एक बार कि यार यही लोग हैं, ऐसे तो बड़े अजीब लगते हैं और फोटो में बड़े हीरो लगते हैं। 40 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, ब्यूटी प्लस, पता नहीं कौन से कैमरा है भैया। हमारे पास भी फ़ोन है वो एप्पल का, वो ओरिजिनल फ़ोटो लेता है, जैसे आप वैसे दिखोगे आप। लेकिन चाइनीज़ फ़ोन ने तहलका मचा दिया है पूरा। आप सैमसंग की बात करें साउथ कोरिया, आप ओप्पो की बात करें, वीवो की बात करें, रेडमी की बात करें फ्रॉम द चाइना, है ना, तो नोकिया फ्रॉम द फिनलैंड। तो कहने का मतलब कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ये बाहरी देश के, ये हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आते हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये कोई नया टर्म नहीं है, ये कोई नया टर्म नहीं है। एफडीआई की बात करें दोस्तों तो एफडीआई तो हमारे देश में स्टार्ट हो गया था सन 1600 ईसा पूर्व में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आई थी, है ना। तो एफडीआई कोई नया टर्म थोड़ी ना, ये बड़ा पुराना टर्म है। हाँ, इंडियन कंपनी जो है ये बहुत बाद में जाना शुरू की और देशों में। इंडिया वालों बड़े कूल हैं, हम लोग बड़े कूल रहते हैं, हमें लगता है कि यार क्या जरूरत है, आराम से कोई काम करेंगे। भाई एवरेस्ट हमारे देश में, मतलब माउंट एवरेस्ट हमारे देश में, हमारे रेंज में है, और कोई भारतीय पहले नहीं चला। न्यूजीलैंड से लोग आए, चढ़ गए पहले। तो हमारा ये मानना होता है कि अरे कौन सा पिघल जाएगा, है ना, चढ़ लेंगे आराम से, कूल, वी आर कूल। तो हम थोड़ा वेट करते हैं, हमारा वेट एंड वॉच है, हम लंबे रसे घोड़े हैं, हम ये काम जल्दबाजी नहीं करते हैं, है ना। तो इंग्लैंड वाले पहले ही हमारे देश में आ गए थे बिजनेस करने के लिए, एफडीआई से हम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जब अगर आपने इतिहास आपने पढ़ा है तो अंग्रेज केवल हमारे देश में अकेले नहीं आए थे, डच भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, आपको पता है दोस्तों, है ना। तो जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आई थी, एक और कंपनी आई थी अलेक्जेंडर कंपनी, अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर कंपनी यूरोप से आई थी हमारे देश में बिजनेस करने के लिए। तो इन दोनों बैंकों को अलेक्जेंडर कंपनी ने ही बनाया था। दीज बोथ बैंक वॉज मैनेज बाय द अलेक्जेंडर कंपनी। ये दोनों बैंक अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा प्रबंधित थे। लिख लेना कहीं पर नीचे, ठीक है। अभिषेक बोल रहे हैं कि उनको पता नहीं कि जल्दी सी, सही बात है, हाँ, लेकिन आप ये मत कीजिएगा, आप जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले लीजिएगा। ये मैं कि सर ने बोला है, आराम से सिलेक्शन लेंगे। पंचवर्षीय योजना, आराम से, पापा बोले बेटा पंचवर्षीय योजना आराम से, तो मेरी बातों को दिल पे मत लीजिएगा, है ना।
समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, आप लोग मुझे बड़ा फॉलो करते हो। मैं बोलता हूँ बात करने से बात बनती है। देखो लड़के टैग करना शुरू करते हैं लड़कियों को, क्या कहाँ से हो तुम, कहाँ, अरे ये सब क्या कर रहे हो, मैंने पढ़ाई कर लूँ, है ना। चलो फिलहाल हम बात कर लेते हैं। तो भारत का दूसरा बैंक कौन सा था, आपको मालूम चल गया। ये दोनों बैंक को इसने बनाया था, तो बनाया था अलेक्जेंडर कंपनी ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखिए मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हम थ्योरी की बात और करेंगे, लेकिन सबका एक लॉजिक होता है याद करने का। तो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको याद करा रहा हूं। भारत का पहला बैंक, भारत का दूसरा बैंक किसने बनाया, अलेक्जेंडर कंपनी ने बनाया। ठीक है, आइए तीसरी बात करते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है दोस्तों, बन सकता है क्या, ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक, ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सा था। हिंदी वाले जो मेरे भाई बहन हैं वो क्या लिख सकते हैं, सबसे पुराना संयुक्त उपक्रम का बैंक कौन सा था, संयुक्त उपक्रम का बैंक कौन सा था। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। दोस्तों अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बड़े कम हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में इलाहाबाद बैंक नहीं है, इलाहाबाद बैंक खत्म हो चुका है। तो हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं जो खत्म हो चुके हैं। लेकिन चूंकि हिस्ट्री है तो मैंने बता दिया। यहां लिखा है कि सबसे पुराना ज्वाइंट स्टॉक का बैंक कौन सा था। अब ये ज्वाइंट स्टॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई बात नहीं है। यहां लिखा है ज्वाइंट, यहां लिखा है स्टॉक, स्टॉक शब्द पकड़ते हैं, ठीक है। आपने एक नाम सुना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सुना है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE एक शेयर मार्केट है जहां पर शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। तो स्टॉक का मतलब होता है शेयर। ज्वाइंट का मतलब क्या हो दोस्तों, ज्वाइंट का मतलब आपने पैसे लगाए, हमने पैसे, ज्वाइंट का मतलब पार्टनरशिप हो गया ना यार, कई लोग की पार्टनरशिप, ज्वाइंटली ज्वाइंट, कई लोग हैं इसमें, है ना। तो ज्वाइंट स्टॉक का मतलब पार्टनरशिप की बात यहां पर हम कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप का पहला बैंक कौन सा था, ये क्वेश्चन बन सकता है, मतलब दूसरी लैंग्वेज में सबसे पुराना, तो आपका इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। अच्छा आप बोलेंगे सर इसमें कौन थे पार्टनर। दोस्तों मेरी बात ध्यान सुनना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में बनी 1935 में। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में बन गई, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, कितने पार्टनर्स होंगे, क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आने के बाद ये सब इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आने के पहले के ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तो मैंने करा दिया। हम लोग 1770 शुरू किए हैं, फिर हम यहां पर आए दोस्तों, देखो मेरी स्टडी देखो, यहां पर आए और फिर हम कहां पर आ गए, हम आ गए 1865 में। इसका आंसर क्या है, इलाहाबाद बैंक का। इलाहाबाद बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1865 में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट स्टॉक, पार्टनरशिप। स्टॉक का मतलब शेयर होता है, ज्वाइंट शेयर, कुछ पैसे आपके कुछ पैसे हमारे, मतलब पार्टनरशिप हो गई, सिंपल से मतलब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब चौथे पॉइंट की बात है दोस्तों। चौथे पॉइंट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भैया किस बैंक को हम पहला इंडियन बैंक बोलते हैं। तो किस बैंक को हम पहला भारतीय बैंक बोलते हैं, किस बैंक को हम फर्स्ट इंडियन बैंक बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने 2022 में अपना कौन सा फाउंडेशन डे मनाया, ये हमने आज पूछा था करंट अफेयर्स में। तो पंजाब नेशनल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट डे दोस्तों 1894, कहीं कहीं पर 1895 भी लिखा होता है। 1895 से उसने अपना काम शुरू किया था, एस्टैब्लिशमेंट 1894। कहां पर, लाहौर में। लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक को बनाया गया और इसे हम क्या बोलते हैं, पहला भारतीय बैंक। क्यों बोलते हैं पहला भारतीय बैंक, क्यों बोलते हैं भाई, देखिए हमारे देश में थोड़ा सा रेसिज्म हमेशा से रहा है। मतलब क्या है कि जो बैंक इसके पहले आप देख रहे थे, चाहे वो इलाहाबाद बैंक की आप बात करें, चाहे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये बैंक किसने खोले थे, अंग्रेजों ने खोले थे, यूरोपियंस ने खोले थे। अभी तक किसी बैंक का मालिक भारतीय नहीं था। लाहौर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, लाहौर में लाला लाजपत राय जी की बात करें तो उनके और उनके साथियों ने मिलकर एक बैंक खोला था, जिसमें पैसा भी इंडियंस का लगा था और ऑनरशिप भी, मैनेजमेंट भी इंडियंस का था। तो पहली बार भारत में कोई बैंक खुला जिसके मालिक इंडियंस थे, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पहला भारतीय बैंक बोलते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1894 और हेडक्वार्टर लाहौर में था। अब कहां पे है, दिल्ली में दोस्तों, दिल्ली में। एक बात मेरी गांठ मान लो, जिस बैंक के नाम में पंजाब लिखा होगा उसका हेडक्वार्टर हमेशा दिल्ली में होगा। दो बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, दिल्ली, अभी दिल्ली में है, ठीक है। तो पार्टीशन के बाद पंजाब ये भी दिल्ली में आ गया, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो पहला भारतीय बैंक हम पंजाब नेशनल बैंक को क्यों बोलते हैं,
क्योंकि पहला बैंक बना जिसमें पैसा भी इंडियंस का और मालिकाना हक भी इंडियंस का और एम्प्लॉय भी इंडियन, मैनेजमेंट भी इंडियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कहां पहुंच गए? 1894 पहुंच गए दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कौन सी इंपॉर्टेंट घटना घटी दोस्तों? देखिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद 5वें नंबर पे हमारे देश में एक बैंक खुला 1906 में, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम बैंक ऑफ इंडिया है। आप लोग जानते हैं आज एक सरकारी बैंक है ये, बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया खुला हमारे देश में दोस्तों 1806 में। ठीक है, अब इस पर एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं दोस्तों? मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल भाई भले हम 200 साल गुलाम थे अंग्रेजों के, लेकिन अब हमें प्राउड होता है कि एज अ इकोनॉमी हमने यूके को छोड़ दिया है पीछे। हम गुलाम थे, आज उनसे हम आगे हैं, आज उनसे हम ज्यादा अमीर हैं, है ना दोस्तों? आपको याद है ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है, इंडिया ने छोड़ दिया है पीछे यूके को सबसे बड़ी इकोनॉमी में। हम गुलाम थे 200 साल, लेकिन हमने उसका बदला लिया, है ना भाई? बदले रहने का मतलब क्या होता है? बदला रहने का मतलब मारपीट हमेशा थोड़ी ना होती। बदला भाई, हम लोग गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, हम लोग ऐसे नहीं मारेंगे, हम लोग तुम्हें दूसरी तरह मारेंगे, है ना? तो अब देखिए बैंक ऑफ इंडिया, तो अभी हम लोग कुछ देर पहले एफडीआई की बात कर रहे थे कि फॉरेन कंपनी हमारे देश में आती है तो उसे हम एफडीआई बोलते हैं। तो हमारी कंपनी भी तो बाहर जाती होगी ना काम करने के लिए। तो अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों, तो बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का पहला भारतीय बैंक बना जो विदेश गया और विदेश जाके इसने अपनी पहली ब्रांच खोली। ठीक है, देखिए इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा? इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा? फर्स्ट ओवरसीज ब्रांच दोस्तों। अच्छा, ओवरसीज का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भारतीय बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच भारत में भी है और मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लंदन में भी है, तो हम क्या बोलेंगे? ये एसबीआई की ओवरसीज ब्रांच है। तो भारतीय बैंक की ब्रांच जो विदेशों में होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ओवरसीज ब्रांच बोलते हैं। जिन भाई बहनों को ये नहीं पता होगा इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ओवरसीज ब्रांच का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ओवरसीज ब्रांच, तो बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक था जिसने विदेश में जाकर पहली ब्रांच खोली अपनी। कहां पर खोली? यूके में ही खोली थी, लंदन में दोस्तों। ठीक है, लंदन में खोली थी। और कब खोली थी? इन 1946, 1946 में, मतलब जिस साल हम आजाद होने वाले थे उसके एक साल पहले। तो बैंक ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट ओवरसीज ब्रांच इन लंदन, यानी बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक था जो विदेश में गया और अपनी ब्रांच खोला। इसे याद रखिएगा। कब खोला? 1946 में। कब खुला? 1946 लंदन में खुला दोस्तों। ठीक है, इसे याद कर लेना। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। छठवां क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेगा? देखिए छठवां क्वेश्चन दोस्तों, छठवां क्वेश्चन शुड बी ऑन द बैंक ऑफ बड़ौदा। आप लोग नाम जानते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा एक सरकारी बैंक आज की डेट में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1908 में हुआ था दोस्तों। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ नहीं सही तो बोल रहा हूँ, 1908 में हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखिए अभी हम लोग ओवरसीज ब्रांच की बात कर रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या पता है? बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक। क्योंकि अगर आप एसबीआई को छोड़ दीजिए, एसबीआई को छोड़ दिया तो विदेशों में सबसे ज्यादा ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा की है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ दीजिए तो बैंकों में सबसे ज्यादा जो विदेशी ओवरसीज ब्रांच है सारे बैंकों में, वो बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो सेकंड हाईएस्ट ओवरसीज ब्रांच है इनकी, बैंक ऑफ बड़ौदा की। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, सेकंड हाईएस्ट ओवरसीज ब्रांच। आज की बात कर रहा हूं मैं, आज की। एक टाइम पर तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ दिया था पीछे, लेकिन फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ओवरकम किया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा ओवरसीज ब्रांच रखता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 59 ब्रांच एग्जैक्टली। यहां बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़े हैं, हमारे पुराने चावल हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की विदेशों में 59 ब्रांचेस हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो यहां पे हम 6वें नंबर पे आ गए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम कहां पहुंच गए? 1908 पे। 1908 पे दोस्तों ध्यान से मेरी क्लास का कॉन्सेप्ट समझिए, ध्यान से। हमने स्टार्टिंग कहां से की थी? 1770 से, और हम कहां पहुंच चुके हैं? 1908 हो चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 7वां पॉइंट दोस्तों। 7वां पॉइंट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस बैंक को हम पहला स्वदेशी बैंक बोलते हैं? स्वदेशी बैंक। तो किस बैंक को हम पहला स्वदेशी बैंक बोलते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आज की डेट में एक सरकारी बैंक है, मेरा खुद अकाउंट इसमें।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1911, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हम क्या बोलते हैं? पहला स्वदेशी बैंक बोलते हैं। अब हम क्यों बोलते हैं भाई स्वदेशी बैंक? अब यहीं पर हमें डाउट आता है कि भैया पीएनबी को हम बोलते हैं पहला भारतीय बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हम बोलते हैं पहला स्वदेशी बैंक। अंतर क्या है? कहना क्या चाहते हो, है ना? आप सर कहना क्या चाहते हो? तो कहना हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हम क्यों बोलते हैं स्वदेशी बैंक। दोस्तों 1903, हालांकि 1900 शुरू किया था, 1903 से हमारे देश में स्वदेशी अपनाओ का मूवमेंट चला, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्वदेशी मूवमेंट। लोगों के अंदर, जैसे आज के टाइम पर क्या है, आज के टाइम पे भारत में ऐसा है ना कि हम थोड़ा चाइनीज चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, हम भारतीय चीज़ों पर थोड़ा काम कर रहे हैं ना। वैसे ही तो 1903 में हमारे देश में स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ कि आज स्वदेशी अपनाओ, विदेशियों के सामान को बहिष्कार करो। आपको क्या लगता है गाइस, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक छोटी सी कंपनी ने हमें कैसे गुलाम बना लिया? जानते हो पता क्यों? क्योंकि हम बड़े अच्छे हैं अंदर से, जो भारतीय हैं ना बड़े अच्छे हैं। इतना अच्छा भी इंसान को नहीं होना चाहिए। सुनिए, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत का ट्रेड ऑल ओवर वर्ल्ड था, पता है आपको? जब अंग्रेज भारत में आए थे 1600 ईसा पूर्व में, तो भारत का ट्रेड ओवरऑल मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड था। हम दुनिया से ट्रेड उस समय करते थे, लेकिन हमारे ट्रेड में क्या था कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो मैनुअली थी, और मैनुअली में कॉस्ट ज़्यादा आती, पता है आपको? अंग्रेज जब भारत में आए, इन्होंने अपने मार्केट खोले, तो अंग्रेजों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया था, और अंग्रेजों ने जब काम करना शुरू किया तो इनके प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी थी, काम थोड़ा मशीनरी था, तो इनके प्रोडक्ट और सर्विस हमसे सस्ते हो गए। तो जो इंडियन कस्टमर है उसका मानना यह है कि जहां से हमको सामान सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे। तो अंग्रेजों ने पहले हमारे जो डोमेस्टिक उद्योगपति थे उनको बर्बाद किया, पहले हमारे डोमेस्टिक मार्केट को ब्रेक किया। भाई आज मेरे पास मेरी दुकान है, दुकान मेरी खत्म हो गई तो मैं फिर आपके दुकान में जॉब करूंगा ना अपने ऑक्यूपेशन के लिए। तो इन्होंने पहले हमारा मार्केट ब्रेक किया, मार्केट तोड़ने के बाद हमको ही जॉब दी, अपने यहाँ जॉब दी, सेना में जॉब दी, और फिर हम ही से भारत को गुलाम बनवा लिया। ये होता है खेल, समझ रहे हैं मेरी बात? तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, 1903 में स्वदेशी मूवमेंट चला इसी पर कि यार हम अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदेंगे, हम क्यों प्रॉफिट कमाएं अंग्रेजों को। तो उसी तर्ज पर क्या हुआ, कुछ भारतीयों ने बोला कि हम विदेशी बैंकों का बहिष्कार करेंगे, और मुंबई में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को खोल दिया, ठीक है। तो चूंकि ये स्वदेशी मूवमेंट पर बैंक बना था, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? पहला स्वदेशी बैंक बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। ये भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है हमें? तो फर्स्ट स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसके बाद क्या हो दोस्तों, आपको पता है 1915 महात्मा गांधी वापस देश में आ गए थे। महात्मा गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका में बड़ा बुरा बर्ताव हुआ था, तो वो दुखी हो गए थे बेचारे। तो कहाँ गए वो? आगे इंडिया में आ गए कि इंडिया में आएंगे और इंडिया में हम अनशन वनशन करेंगे। तो जब ये इंडिया में आए तो एक और बैंक खुला, कौन सा? तो सन 1919 में एक बैंक खुला दोस्तों, जिसका नाम आप लोग जानते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों ये भी मुंबई में ही खुला। अभी मैं सबका हेडक्वार्टर दिखा दूंगा आपको। ये जो मैं मुंबई में बोल रहा हूं ना, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको लास्ट में सबका हेडक्वार्टर याद करा दूंगा, चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका जो इनॉग्रेशन था, इसका जो उद्घाटन था, महात्मा गांधी जी ने अपने हाथों से किया था, ठीक है। तो किस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने अपने हाथों से किया था? तो हमारा आंसर क्या होगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सन 1919 में। समझ रहे हैं? तो ये भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने। तो यहां पे हम लोग कहां पर हो, अब मेरी स्टडी देखो, हमने तुम्हें इतिहास पढ़ाया, तुम बोर नहीं होगे। हमने तुम्हें क्वेश्चन वाइज पढ़ा दिया, पहले ये बैंक बना, इस पे ये क्वेश्चन पूछते हैं, इस पे ये क्वेश्चन पूछते हैं, इस पे ये क्वेश्चन पूछते हैं, फिर पीएन इंडियन बैंक आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, बैंक ऑफ इंडिया आ गया। हमने तुम्हें क्वेश्चन करा दिया, और इतिहास में हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम कहां पहुंच गए? 1919 तक पहुंच गए दोस्तों, ठीक है। याद रखना है मेरी बातों को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहां तक क्लियर सबको? थोड़ा आंखों में दिल विल बनाओ, वीडियो को शेयर वेयर करो यार, लाइक करो, इतना अच्छा पढ़ा रहे तुम लोगों को। आप बोलेंगे सर अपने मुंह में यहाँ मिट्टी बनना है ना क्या किया जाए भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यहां तक हमारा हो गया, अब हम गियर चेंज करेंगे थोड़ा सा, अब थोड़ा हम कॉन्सेप्चुअल बात भी करेंगे आपसे, ठीक है। देखिए हमारा 9 पॉइंट क्या है दोस्तों, तो हमारे देश में एक बैंक बना जिसका नाम था इंपीरियल दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात दोस्तों कर रहे हैं, जिसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1921 दोस्तों, 1921। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक वो ठहराव है बैंकिंग सेक्टर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप लोग के जो भी दोस्त यार, सगी सहेलियां बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर परेशान हैं, उनको आप बता दीजिए कि अब्दीस सर एक थोड़े गरीब एजुकेटर हैं, पढ़ाते हैं बैंकर्स पेपर, उनकी क्लास आके कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे क्लास हमारी होगी, बैंकिंग अवेयरनेस पूरा आपको पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। इसका अलग से हम प्लेलिस्ट बनवा देंगे यार, तुम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, बस तुम लोग खुश रहो और कोई दिक्कत नहीं चाहिए मुझे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। ये जो बैंक आपने देखा, आप चाहे बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात करो, चाहे पीएनबी की बात करो, चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करो, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तक की बात करो, ये सारे बैंक प्राइवेट बैंक थे। इनमें से कोई बैंक सरकारी बैंक नहीं था। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, ये बैंक तो सरकारी, ये आज सरकारी है, ये पहले प्राइवेट थे। और इवन भारत में सारे बैंक प्राइवेट थे। भारत में सरकारी बैंकों की शुरुआत कब से हुई? 1955 से हुई थी, जब एसबीआई बना था। मतलब 1955 तक हमारे देश में सरकारी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये बैंक किसने बनाया था? ये बैंक बिजनेसमैन ने बनाया था, हमने आपने बनाया था। कुछ पैसे आपने लगा दिए, कुछ पैसे हमने लगा दिए। मेरी बात समझो, 1935 में बनाया, आरबीआई बनाया ना, 1935 में आरबीआई बनाया। दोस्तों आज की डेट में अगर कोई आपसे पूछे कि आज की डेट में 2022 में अगर आपको बैंक ओपन करना है तो आपके पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए? बहुत लोग आपको बताएंगे 500 करोड़ रुपए, गलत इंफॉर्मेशन, 1000 करोड़ रुपए हो गया, अपडेट हो गया। आज की डेट में आपको बैंक ओपन करना है तो आपके पास 1000 करोड़ रुपए होने चाहिए लाइसेंस के लिए। पहले 500 था, उसके पहले 200 था, उसके पहले 100 था, उसके पहले 25 था, उसके पहले 5 करोड़ रुपए था। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था तो 5 करोड़ रुपए था। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जब आरबीआई बना तब उसने कैपिटल की बात की ना। जब आरबीआई बना ही नहीं था तो कोई था ही नहीं, हमने अपने पैसे मिला दिए, बैंक खोल दिया। ठीक, तो हमारे देश में प्राइवेट बैंक का कॉन्सेप्ट था, सरकारी नहीं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि दैट टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कर रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बनाया सरकारी बैंक? मेरी बात सुनिए दोस्तों, आप ब्रिटिश की बात कर रहे हैं ना, आप यूके की बात कर रहे हैं ना दोस्तों। देखिए दुनिया में लड़ाई क्या पता आपको? दुनिया में क्या लड़ाई है? अगर आप थोड़ा बेसिक जाएंगे आपको लगता होगा कि दुनिया में लड़ाई हिंदू मुसलमान की है, दुनिया में लड़ाई क्रिश्चियन इस्लाम की है। ऐसा कुछ नहीं, दुनिया में एक ही लड़ाई है, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। यही लड़ाई है दुनिया में, यही लड़ाई है, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, जो आपको कभी दिखेगा नहीं। आपने कभी सोचा कि अमेरिका और रशिया में क्यों टेंशन रहती है? अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में क्यों टेंशन रहती है? अमेरिका और वेनेजुएला में क्यों टेंशन रहती है? पता है क्यों? केवल एक कॉन्सेप्ट, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। अब ये क्या है दोस्तों? दुनिया में जितने भी डेवलप कंट्री हैं, आप चाहे यूएस की बात करो, इंग्लैंड की बात करो या यूरोपियन कंट्री की बात कर लो, इन सारे देशों में जो इकोनॉमी चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवादी। अब ये क्या है दोस्तों? तो पूंजीवादी की धारणा देने वाले सबसे पहले एडम स्मिथ थे, जो इंग्लैंड से निकले थे। एडम स्मिथ को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं दोस्तों। एडम स्मिथ ने दिया था फॉर्मूला किसका? कैपिटलिज्म का दिया था। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई सरकार का काम केवल एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए, सरकार को देश संभालना है, सरकार को बिजनेस नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, हमारे देश में रेलवे सरकार चलाती है, हमारे देश में बीएसएनएल भी है, हमारे देश में एनटीपीसी भी है, हमारे देश में सरकारी बैंक भी है, हमारे देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है, सब सरकारी है ना। तो इनका एडम स्मिथ का मानना यह था कि सरकार क्यों करेगी यार, ये काम बिजनेसमैन का होना चाहिए, सरकार का काम होना चाहिए केवल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी होती क्या है दोस्तों? तो जहां पे सब कुछ प्राइवेट हो, जहां पर जो गुड्स एंड सर्विस, जो भी आप फॉर एग्जांपल ये बॉटल की बात करो, इस बॉटल का प्राइस कौन फिक्स करेगा? प्राइवेट कंपनी फिक्स करेंगे, सरकार नहीं करेगी। तो जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप यूज कर रहे हो उसका प्राइस कंट्रोल करने का या तय करने का अधिकार प्राइवेट कंपनी के पास है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म बोलते हैं दोस्तों। जैसे अमेरिका है ना, यहां पे प्राइवेट कंपनीज ही हैं। इससे फायदा क्या होता है और इससे नुकसान क्या होता है दोस्तों? देखिए इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये होता है कि दोस्तों जो असली टैलेंट है वो आगे बढ़ जाता है। इससे फायदा ये होता है कि अगर टैलेंट है आप आगे बढ़ जाओगे, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, आपके पास पैसा वैसा है, क्योंकि यहां पे बिजनेस करने को आपको रुकेगा नहीं।
आपको जो बिजनेस करना है आप वो बिजनेस करो, आपको जो स्टार्टअप्स करने आप वो स्टार्टअप करो, है ना। पता है आपको, जो अमेरिका में स्टैनफोर्ड हो गया या MIT हो गया, ये सब कॉलेज हो गए ना, वहां पर जो टॉपर्स होते हैं ना, टॉपर्स, तो वहां पर लोग क्या सोचते हैं पता है, ये टॉपर है तो ये कुछ करेगा, ये कुछ स्टार्टअप करेगा, कुछ ये इनोवेशन करेगा। यहां की तरह सोच नहीं है वहां पर कि यार ये IIT है तो ये गूगल में जॉब करेगा, ऐसा नहीं लोग सोचते। ये डिफरेंस है। हालांकि अब इंडिया में भी काफ़ी खुलापन आ गया है, लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी होती है वहां पर ऐसा होता है, प्राइवेट कंपनी रियल टैलेंट को आगे बढ़ाती है। ठीक, अगर आपके पास टैलेंट है आप आगे बढ़ जाओगे। और दूसरी बात ये भी है कि आपके लिए सारे सेक्टर ओपन है, आपको जहां जॉब करनी है वहां जॉब करो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको जहां बिजनेस करना है वहां करो। नेगेटिव पॉइंट, अब जो गरीब लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में SC कम्युनिटी है, ST कम्युनिटी है, तो भारत सरकार इनको रिजर्वेशन देके आगे बढ़ाती है। तो अगर आप अमेरिका में रहते हो या कैपिटलिज्म में कहीं रहते हो, अगर आप किसी ऐसे समाज से आते हो जो पिछड़ा हुआ है, तो आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, आपको ही सपोर्ट नहीं करेगा। तो कैपिटलिज्म में जो अमीर होते हैं वो अमीर होते जाते हैं और जो गरीब होते हैं वो गरीब होते जाते हैं। गरीबी कहां से पनपी है? गरीबी पनपी ही है कैपिटलिज्म से। गरीबी वर्ड कहां से आ गया? कैपिटलिज्म से आया। क्योंकि प्राइवेट कंपनी को आपसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने प्रॉफिट से मतलब है, जो प्रॉफिट देगा उस पर हम काम करेंगे। व्हाट अबाउट सोशलिज्म? अच्छा, तो जब एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी दी, उसके बाद एक और आदमी सामने आया, ठीक, उनका नाम क्या था? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया सोशलिज्म का। इन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई, ये गलत थ्योरी है, कैपिटलिज्म होना चाहिए सोशलिज्म। इसका मतलब कि सब कुछ सरकार तय करे, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कौन से प्राइस है, सारी कंपनी गवर्नमेंट के अंडर में होनी चाहिए, ताकि सबको सरकारी नौकरी मिले और सब लोग इनकम लेवल में बराबर रहें। तो सोशलिज्म बात करता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल लेवल पे, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल लेवल पे, सबके पास गवर्नमेंट जॉब, सबकी सैलरी बराबर। तो गवर्नमेंट है तो गरीबी आएगी नहीं, वहां पर गरीबी नहीं आएगी। तो है तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन दोस्तों इतिहास गवाह है कि सोशलिज्म जिन जिन देशों में गया वो देश तबाह हो गया। आप चाहे नॉर्थ कोरिया की बात कर ले, चाइना कब का छोड़ चुका है सोशलिज्म, चाइना पहले था। आप रशिया की बात कर ले, वेनेजुएला की बात कर ले, अजरबैजान की बात कर ले, आप कहीं बात कर ले, जहां जहां गया सोशलिज्म वो देश बर्बाद हो गया। क्यों हुआ दोस्तों? इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेकिन बर्बाद क्यों हो गया? ड्यू टू करप्शन। जब भाई हमारी गवर्नमेंट में जो सर्वा है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उसके पास पावर आ जाएगी तो कितना करप्शन करेगा वो। और करप्शन की वजह से क्या होता है भाई, राजीव गांधी जी ने बोला था ना अपने बजट में कि मैं 1 रुपया देता हूं तो 10 पैसे पहुंचते जनता के पास पहुंचते हैं, ये बोला था ना। और दोस्तों एक बात ध्यान देना, जब तक भारत ने सोशलिज्म को फॉलो किया इंदिरा गांधी जी के टाइम तक, तब तक भारत में ग्रोथ नहीं हुई थी। जब पहली बार मनमोहन सिंह LPG लेकर आए, आप भले बाद में मुझे शायद गाली दोगे कि सर आप क्या बोल रहे हो, लेकिन ये सच्चाई है, जब मनमोहन सिंह LPG लेके आए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, तब से हमारे देश में ग्रोथ हुई है शुरू। ये आपको मानना पड़ेगा, आप चाहे नकार दें कोई बात नहीं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा मेरी बातें, है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सोशलिज्म जो है वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत ये है कि सब कुछ सरकार पर डिपेंड करता है दोस्तों। अब मेरी बात समझिएगा, देखिए अगर आप अमेरिका में हो और मान लीजिए दोस्तों आपको चिप्स खरीदना है, तो अमेरिका में इतनी सारी प्राइवेट कंपनी है, आपको जहां पे बेटर क्वालिटी और कम प्राइस मिलेगा वहां से आप चिप्स खरीदो, खा लोगे। लेकिन सोशलिज्म में क्या है, चिप्स बनाएंगी तो सरकार बनाएगी, कोई दूसरा बनाएगा नहीं, कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में। अब सरकार सड़ा गला बना दे, बेकार बना दे, आप कुछ कह नहीं सकते हो, आप खरीदोगे जब खा लोगे उसे। तो जहां जहां सोशलिज्म है वहां पर इनोवेशन नहीं हो पाता है, इनोवेशन हो नहीं पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर को नुकसान होता है, और करप्शन की वजह से ये कॉन्सेप्ट चल ही नहीं पाता है हमेशा हर देश में, है ना। तो ये है, तो कहने का मतलब कि मतलब अगर हम बात करते हैं 1900 की बात करते हैं, उसके पहले बात कर लें तो यूके जो गवर्नमेंट थी वो किस पर काम करती थी? कैपिटलिज्म पे। तो इसीलिए कभी उसने बैंक खोलने का सोचा ही नहीं उसने, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आपको क्लियर यहां पे हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर जो मैंने अभी समझाया आपको। अगर मजा आया होगा तो सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर जरूर कर देंगे। एक बार जरा लाइक करिए सब लोग। मजा आया कि नहीं कॉन्सेप्ट सुन के? है
नॉलेज होना चाहिए यार, मतलब कोई भी चीज़ जब पढ़ो और सुनो वही क्लास देखो जिसमें नॉलेज मिलेगी। हाँ यार ये नॉलेज मिली आज, कुछ समझ में आया हमको, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पर हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये 1921 में बना। जब ये बना था तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक था, सबसे बड़ा बैंक था। 1921 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक डाउट और आपके माइंड में आना चाहिए कि सर आपने हमको पढ़ाया यूरोपियन ने कौन सा बैंक पहला खोला, इंडियंस ने कौन सा बैंक पहला खोला, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि अंग्रेजों ने कौन सा बैंक पहला खोला। अभी तक नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने छुपाया हुआ था आपसे आपके लिए। देखिए अब हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, हम इसकी बात करने आ रहे हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, हम उसकी बात करें दोस्तों। देखिए तो हमारे देश में कुछ बैंक थे जिन्हें हम क्या बोलते थे, प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक। जो बच्चे हिस्ट्री पढ़े हैं उनको पता है कि हमारे देश में पहले कुछ होते थे, प्रेसिडेंसीज होते थे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंसी का मतलब सीधा होता है ब्रिटिश राजघराने के अंडर में, ठीक है। अंग्रेज हमारे देश में कहाँ से एंट्री लिए थे। अंग्रेज हमारे देश में जो एंट्री लिए थे वो लिए थे कहाँ से, वेस्ट बंगाल से, उधर से आए थे वो, उस साइड से जो अब बांग्लादेश हो गया, उधर से एंट्री किए थे, ठीक। इसीलिए आज भी आपको जो ओल्ड साइट्स मिलेंगी, पुरानी बिल्डिंग्स मिलेंगी, मैक्सिमम अंग्रेजों के ज़माने की, वो बंगाल में मिलेंगी आपको, कोलकाता में मिलेंगी आपको, ठीक। तो अंग्रेज वहाँ से एंट्री लिए थे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे मान लो ये भारत हमारा है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये भारत हमारा है, ठीक है, इस तरह से ये नॉर्थ ईस्ट हो गया हमारा, ये भारत, ठीक। तो अंग्रेज जो आए वो कहाँ से आए, वेस्ट बंगाल से आए, मतलब हाँ वहीं से आए। तो जब ये एंट्री किए तो इन्होंने क्या किया, इन्हें बिजनेस करना था गाइस। तो बिजनेस करने के लिए इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, ठीक। इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, कॉलोनी जहां पर ये रहेंगे, इनके परिवार रहेंगे, इनकी फैक्ट्री वैक्ट्री। धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने अपने कॉलोनी को बढ़ाना शुरू किया, एरिया बढ़ाना शुरू किया। वहां पे कुछ जो नवाब थे उनको जीत लिया युद्ध में, उनको हरा दिया। तो अब क्या हुआ, अंग्रेजों का अपना शासन हो गया, जिसे हम क्या बोलते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी बोलते थे, ठीक। तो अब देखो, बंगाल से आप पूरे भारत को कवर नहीं कर पाओगे। इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज कहां पहुंच गए, महाराष्ट्र पहुंच गए। कहां पहुंच गए, महाराष्ट्र। और वहां पर भी अपना क्या किया, दुकान खोला, कॉलोनी लगाई, और फिर वहां भी ये सब किया। इन्होंने क्या बनाया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाया, ठीक। फिर क्या हुआ, लेकिन अभी नहीं, तो ये कहां पहुंच गए, मद्रास पहुंच गए, चेन्नई। और वहां भी इन्होंने सेम काम किया, और यहां पे क्या बनाया, मद्रास प्रेसिडेंसी बनाया, ठीक। तो कहने का मतलब यह कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी 3 कॉलोनी बनाई, जो बाद में बढ़ा लिया। इसे हम क्या बोलते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। अच्छा दोस्तों, अब सिंपल सी बात है यार, इतना बड़ा एरिया है, बिजनेस करना है, पैसा रुपया आएगा, कहाँ रखेंगे। तो इन एरियाज में अंग्रेजों ने बैंक भी स्टैब्लिश किया, बैंक, ठीक है। किस नाम से, तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल खोला गया फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है दोस्तों। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे खोला गया, बैंक ऑफ बॉम्बे। और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। तो अंग्रेजों ने हमारे देश में 3 बैंक खोले थे, मद्रास, ठीक है। एक बात और, ये अंग्रेजी गवर्नमेंट ने नहीं खोले थे, ये जो बिजनेसमैन आए थे उन्होंने खोले थे, ये भी प्राइवेट बैंक थे सारे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर अभी आप बोल रहे थे प्राइवेट, फिर आप बोल रहे हो गवर्नमेंट ने खोला। गवर्नमेंट ने नहीं खोला, जो बिजनेसमैन आए थे उन्होंने खोला, ठीक है। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंक भारत में बनाए गए पूरे भारत कवर करने के लिए। मैं मिर्ज़ापुर दोस्तों बिलोंग करता हूँ। मिर्ज़ापुर एक समय में अंग्रेजों का बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश के रिसोर्सेज को काफ़ी यूज़ किया। आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट जो है वो वाटरवे पर काम कर रही है, हम वाटरवे बनाएंगे, हल्दिया से हम क्या करेंगे, हल्दिया से हम जोड़ेंगे पटना तक, गंगा जी से हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। अभी तक ठीक से शुरू नहीं हुआ, हुआ है शुरू, ठीक से नहीं शुरू हुआ। और अंग्रेज उस समय करते थे काम। तो मिर्ज़ापुर जो हमारा शहर है गाइस, तो ये एक बड़ा ट्रेड सेंटर था टाइम पर। और आप बोलेंगे तो मैं इस बार आपको फोटो भेजूंगा, तो मिर्ज़ापुर में आज भी बैंक ऑफ बंगाल की ब्रांच है। टूट फूट गया, काफ़ी पुराना बिल्डिंग है, आज भी है। वहाँ पे बैंक बनाया गया था, वहाँ पर भी वो ट्रांजैक्शन करने के लिए, ट्रेड सेंटर था ना वो।
गंगा जी से सारा सामान हुआ था वहां पे, ठीक है। चलिए फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। ये 3 बैंक बनाए गए, ठीक। अब देखो दोस्तों हुआ क्या, तो एक बार देखते हैं फिर से, एक बार इमेज को मैं बना देता हूं। देखिए तो हम क्या बात करें गाइस कि हमारे देश में प्रेसिडेंसी बैंक, तो हमारे देश में 3 बैंक थे जिन्हें हम क्या बोलते थे, प्रेसिडेंसी बैंक्स बोलते थे। ये 3 बैंक कौन कौन से थे? पहला बैंक ऑफ बंगाल, दोस्तों ये कब खुला? 1806 में खुला था, ठीक है। दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे, ये कब खुला दोस्तों? तो ये खुला 1840 में। और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये कब खुला दोस्तों? 1843 में, ठीक। देखो उसके बाद क्या हुआ, आप ये मान के चलो कि मतलब करीब 1850 के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश राजघराना था उसने सीधे भारत के मामलों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। मतलब कि पहले तो क्या था, पहले बिजनेसमैन गए थे, आर्मी गई थी, बिजनेसमैन गए थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी भेजा गया था। बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों की जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सेना को ऑर्डर दिया कि नहीं आप लोग शासन करिए, और धीरे धीरे ब्रिटिश राजघराना भारत में इन्वॉल्व होने लगा। अच्छा, जब भारत में इन्वॉल्व हुई गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को पूरे देश में रूल करने के लिए जरूरत थी ट्रांसपोर्टेशन की, जरूरत थी पैसे की, है ना। तो जो महारानी विक्टोरिया, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि यार हमको हेल्प करने के लिए एक बैंक चाहिए, एक बैंक ऐसा बन जाए जिसके पास करेंसी इशू करने का पावर भी हो, जो हमारे लिए करेंसी भी इशू करे, और जो भी इंडिया में हमें काम करना है, हमें ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, जो बनाना है उसके लिए फंडिंग हो सके। तो हमारे देश में 3 बैंक थे इंग्लैंड के, लेकिन तीनों बैंक इतने बड़े नहीं थे, ठीक। क्या हुआ, तो 1921 में महारानी के आदेश पर 1921 में इन तीनों बैंक को मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और इनसे क्या बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया दोस्तों? तो इसलिए बनाया गया क्योंकि दोस्तों फॉर एग्जांपल जैसे हमारी गवर्नमेंट की बात करें, हमारी गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर में लोन बांटना था, हमने नाबार्ड बना दिया। हमारी गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए चाहिए था लोन देने के लिए, एग्जिम बैंक बना दिया। फॉर द स्मॉल इंडस्ट्री सिडबी बना दिया। तो सरकार खुद काम नहीं करती है बेटा, सरकार देश में काम करने के लिए बैंक बनाती है। फॉर एग्जांपल सबसे नया बैंक NABFID, जो हमारे देश में इंफ्रा के लिए बनाया गया है, लोन बांटने के लिए ना। तो वैसे ही तो महारानी विक्टोरिया जो थी वो सोची कि यार भारत में हमें डेवलपमेंट करना है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट वो अपने लिए करना चाहते थे। रोड बनाएंगे तो अपने लिए बनाएंगे ना, आने आने के लिए, ब्रिज बनाएंगे तो अपने लिए बनाएंगे, हाँ। तो जो चाहिए इनको मतलब पैसा, वो कहाँ से आएगा? तो इसीलिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। दोस्तों एक बात और, हमारे देश में आज के टाइम पे करेंसी कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बनी थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले हमारे देश में करेंसी इशू करने का अधिकार किसके पास था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को इसीलिए बनाया गया था 1921 में। अच्छा फिर क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसी बैंक से आगे चल के कौन सा बैंक बना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन कब बना? 1955 में बना। देखिए 1921 में ये बैंक बना, और इसी बैंक से आगे चल के कौन सा बैंक बना? SBI 1955 में। तो यहां बड़ा गैप है। तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाद में पढ़ेंगे, बाद का मतलब कि अभी नहीं। 1921 के बाद क्या हुआ हम पहले उसकी बात कर लेंगे, फिर हम बात करेंगे SBI की। तो आप लोग इतना ध्यान रखो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से कौन सा बैंक बना था? कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था? 1955 में। तो हम ये बात बाद में करेंगे। हम बात करते हैं 1921 के बाद क्या हुआ। दोस्तों देखिए 1921 में हम आ चुके हैं, ठीक है, आ चुके हैं। अब इस समय क्या हुआ दोस्तों? देखिए इस समय मैंने क्या बोला कि भाई उस समय तो RBI था नहीं, तो हम और सारे प्राइवेट बैंक होते थे। तो हमारे देश में ऐसे लोग जो थोड़े एजुकेटेड होना शुरू हुए, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। और दैट टाइम पर बिजनेस शुरू करना सबसे बढ़िया कौन सा था? बैंक खोलना। भाई बैंक खोलने के लिए कुछ चाहिए नहीं है आपको, आपने एक बैंक खोल दिया। आपको बैंक खोलने के लिए थोड़ी कैपिटल और जगह चाहिए थी, आपने खोल दिया। अब पब्लिक आ रही है, अपना पैसा आपके पास डिपॉजिट कर रही है, आपने क्या किया? आपने उसका पैसा उठा के लोन बांट दिया और अपने बिजनेस में लगा दिया, दूसरे बिजनेस में लगा दिया। अब दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट हुआ तब पैसा रिटर्न किया, नहीं प्रॉफिट हुआ आपने झूठ बोल दिया, फ्रॉड कर दिया।
तो हमारे देश में दैट टाइम पर बहुत सारे बैंक खुले और ये सारे प्राइवेट बैंक थे और ये सारे प्राइवेट बैंक से बहुत बड़ी कंप्लेन जा रही थी कि ये पब्लिक से फ्रॉड कर रहे थे दैट टाइम पर। तो दैट टाइम पर अंग्रेजों को कंप्लेन मिल रही थी कि यार ये प्राइवेट बैंक हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, कमेटी बनाई और इस कमेटी का नाम क्या था, इस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी। तो हिल्टन यंग कमेटी को बनाया गया और हिल्टन यंग कमेटी से बोला गया कि भैया देखो ऐसा है कि तुम जरा हमको बताओ कि हम क्या करें भारत में कि ये जो प्राइवेट बैंक हैं इनकी जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, कंप्लेन ना है, फ्रॉड ना है। तो हिल्टन यंग कमेटी को हम एक नाम से और बोलते हैं रॉयल कमीशन। तो हिल्टन यंग कमेटी का नाम रॉयल कमीशन भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हिल्टन यंग कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दिए। इनके रिकमेंडेशन कब आए, इनके रिकमेंडेशन 1926 में आए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, आपको शायद पता नहीं होगा, हिल्टन यंग कमेटी में हिल्टन यंग जो थे वो चेयरमैन थे, इसमें भीमराव अंबेडकर भी थे। भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ है हमारे देश में, केवल इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनने में भी, ठीक है। हिल्टन यंग कमेटी से बोला गया कि भैया देखो ऐसा है कि जरा बताओ क्या किया जाए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं अभी नोएडा में रहता हूं, यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेले रहता हूँ। मेरा जब मन करता है मैं तब खाता हूँ, जब मन करता है मैं घूमने निकल जाता हूँ रात में, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन जब अपने घर जाता हूँ तो वहाँ पे हमारे पिताजी ने हमसे बोला हुआ है कि बेटा कहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है, रात में 10 बजे घर के अंदर हो जाना, क्योंकि 10 बजे गेट बंद हो जाता है, हम लोग सोने चले जाते हैं, कोई गेट खोलेगा नहीं तुम्हारे लिए। तो मैं कहीं भी रहता हूँ 10 o'clock तक घर के अंदर रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है डर पिताजी से। आप भी डरते होंगे पिताजी से, तो हम लोग पिताजी से डरते हैं अपने। पिताजी लोग काफ़ी कंट्रोल करते हैं हमारे ऊपर। अच्छा, अब जो लड़के बाहर रहते, लड़कियां थोड़ा डिसिप्लिन में रहती हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़के जो बाहर रहते हैं वो क्या है आज के टाइम में, छुट्टा साड़, यहाँ घूम रहे हैं वहाँ, लेकिन घर पर गए तो पिताजी हैं, जानते हैं डंडा बहुत पड़ेगा, है ना। तो हम लोग कैसे सही से रहते हैं, हमारे पिताजी लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं, पिताजी माताजी पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। तो हिल्टन यंग कमेटी ने भी यही बोला अंग्रेजों से कि सर जो बैंक हैं बेचारे वो अनाथ हैं इस समय, उनके ऊपर कोई पापा नहीं है, कोई डांटने के लिए नहीं, कोई फटकारने के लिए नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें हमारे बैंकों के लिए पापा बनाना पड़ेगा, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और रिपोर्ट में ये बताया गया कि दिक्कत कहां पे है। दिक्कत ये है कि हमारे देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। यहां पर मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं जी, सेंट्रल बैंक का मतलब केंद्रीय बैंक, जो दूसरे बैंकों पर कंट्रोल कर सके, उनको बता सके कौन काम करना है, कौन काम नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश हुई, तो आपका आंसर क्या होगा, हिल्टन यंग कमेटी या रॉयल कमीशन। तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। तो इनके रिपोर्ट पर क्या हुआ, इनके रिपोर्ट में 1934 में हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, आरबीआई एक्ट पास हुआ। आरबीआई एक्ट पास हो गया, यानी आरबीआई का अपना कानून, आरबीआई कौन सा काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा, ठीक। तो आरबीआई का अपना कानून पास हुआ दोस्तों, ठीक है। अच्छा, जो बॉडी अपने एक्ट पर आती है वो ऑटोनोमस मानी जाती है। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट पर चले जाओ, वेबसाइट पर, या कहीं चले जाओ, आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। वहीं आप पीएनबी चले जाओ, पंजाब नेशनल बैंक, आप बैंक ऑफ इंडिया चले जाओ, वहां पर देखने को मिलता है आपको अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर कहीं आप नहीं पाओगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने एक्ट पर स्टैब्लिश हुई है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। हाँ, मथुरा में रहना है तो राधे राधे जपना है, यानी अगर आपको इंडिया में काम करना है तो सरकार की बात तो माननी पड़ेगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की बात मानती है कहीं ना कहीं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आती नहीं गवर्नमेंट के अंडर में। इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आज की डेट में पैसा गवर्नमेंट का ही लगाया पूरा, लेकिन तब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑटोनोमस बॉडी ही मानी जाएगी, क्योंकि उसका अपना एक्ट है। तो 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट पास हुआ, ठीक। और 1 अप्रैल 1935 में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई, आरबीआई स्टैब्लिश हो गया, ठीक दोस्तों। जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ तो आरबीआई की इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ रुपए थी। यह भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रारंभिक पूंजी
तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। और मैंने आपको बताया दोस्तों कि अंग्रेज कहां से आए थे? वेस्ट बंगाल से। तो अंग्रेजों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे खोला? कलकत्ता में खोला। ठीक, तो 1935 में कहां पे खुला? ये कलकत्ता में खुला था। तो बाद में अंग्रेजों ने सोचा कि यार भारत की जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो तो मुंबई है ना, तो वेस्ट बंगाल क्यों? तो 1937 में इसका ट्रांसफर हो गया और इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो गया? बॉम्बे, मतलब मुंबई में हो गया, और आज भी ये मुंबई में ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। एक बात और, अभी तक हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो कैपिटलिज्म फिर से एक बार देखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन ये प्राइवेट बॉडी थी। ये कौन सी बॉडी थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक शेयर होल्डर बॉडी थी, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक शेयर होल्डर बॉडी थी, प्राइवेट बॉडी थी, ये गवर्नमेंट अभी नहीं थी। ठीक, अभी टाइम समाप्त होता है, मेरी क्लास फिर से 8 बजे, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। कैसी रही क्लास? और इसका एक पार्ट हम और करेंगे, अब चूंकि एमसीक्यूज था और ये हुआ नहीं है, हम एक काम करते हैं, इसका एक पार्ट कल कर लेते हैं, कल वाली क्लास में। ठीक है, तो कल हम एमसीक्यूज नहीं करने वाले हैं, परसों करने वाले हैं। ठीक है, इसे मैं खत्म कर दूं तो इसका कल हम पढ़ेंगे। तो क्लास कैसी लगी गाइस हमें बताएं, और जो बच्चे ऑफलाइन रखें कमेंट करें, आपके कमेंट से में मोटिवेशन मिलता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग क्लास में आए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, कल इसके आगे हम पार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।